हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 23 अक्टूबर है और हम लोग क्लास लेंगे। आज कंप्यूटर पढ़ेंगे, जो भी कंप्यूटर में बचे हुए पोर्शन है। जैसा मैंने आपको बताया है कि अक्टूबर लास्ट तक, मतलब 30 अक्टूबर के आसपास हम लोग पूरा ईपीएफओ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और उसी के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लास नंबर हमारा 28 है। आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे। डेली आपका क्लास जो है रात के 10 बजे से 11:30 बजे रात तक होता है और क्लास जो है कल से आपका ज़्यादा एक दिन में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर में बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो जो चीज़ बचा हुआ चीज़ है, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। तो कंप्यूटर हम लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़े थे, तो नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, कंप्यूटर जो है 4 टाइप का नंबर यूज होता है। ठीक है, बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं बाइनरी नंबर को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। बाकी सहूलियत के हिसाब से हम लोग बाकी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो डेसिमल नंबर होता है दोस्तों, उसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो 10 होता है और ये 0 से लेके 9 तक रहता है। ठीक है, बाइनरी नंबर में 2 ही रहता है, इसका बेस 2 होता है, 0 और 1 रहता है इसमें। ऑक्टा नंबर में आपका बेस इसका 8 होता है, 0 से 7 तक ये होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हेक्साडेसिमल, इसका बेस 16 होता है, इसमें टोटल 16 नंबर आते हैं। 0 से 9 कितना हो गया, 10, और ए से लेके एफ तक, मतलब जहाँ पे 10 आ जाएगा तो उसको हम लोग ए बोल देंगे हेक्साडेसिमल में। 11 ठी ठीक है, 11 आ जाएगा उसको बी बोलेंगे, इस तरह से 16 आएगा तो उसको एफ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो डेसिमल नंबर में 0 से 9 तक होता है। टोटल कितना नंबर हो गया? 10, इसलिए इसका बेस होता है 10। बाइनरी में 0 और 1 आता है, कितना टोटल नंबर हुआ? 2, इसलिए बेस इसका 2 हुआ। ऑक्टल नंबर में टोटल नंबर होते हैं 0 से 7 तक, मतलब 8 नंबर, 8 नंबर्स, इसलिए बेस इसका 8 होगा। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर होते हैं, 0 से 9 10 हो गया, और ए टू एफ जो है आपका टोटल 5 नंबर्स हो गए, सॉरी 6 नंबर्स हो गए। तो टोटल 10 प्लस 6 मतलब 16, मतलब बेस 16 हुआ। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम को बताता है हमें कि डेटा को प्रोसेसिंग कैसे होगा। अगर बाइनरी का बात करेंगे जिसमें 0 और 1 होता है, ये यही मशीन लैंग्वेज का पार्ट होता है और इसको इसेंशियल है कंप्यूटर के मेमोरी के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर को ही प्रोसेस करता है, तो कोई भी नंबर हो उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट होता है वो, और उसके बाद फिर कंप्यूटर उसको समझता है और फिर काम करता है। डेसिमल नंबर देखेंगे तो बेस 10 होगा, 0 से 9 तक। ऑक्टल होगा 0 से 8 तक, बेस 0 से 7 तक, बेस होगा 8। हेक्साडेसिमल 8 0 टू 9 होगा, 10 प्लस 8 हुए 6, टोटल 16 हो गया। तो ये ह्यूमन को ये समझने के लिए आसान है। ठीक है, तो अब देखते हैं बाइनरी नंबर के बारे में। तो बाइनरी नंबर में 0 टू 1 होगा। जो भी कंप्यूटर का फंडामेंटल लैंग्वेज होता है, मौलिक जो भाषा होती है, वो आपका बाइनरी नंबर होता है, जिसमें सभी डेटा और ऑपरेशन को जो है मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 में दिखाया जाता है और इसमें हर डिजिट को बिट कहा जाता है। डेसिमल नंबर बेस 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक। ये आपको ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़फुल होता है। क इनपुट आउटपुट में हम लोग जो है डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं और यूज़र इंटरफेस के लिए डेसिमल नंबर यूज़ होता है। ऑक्टल नंबर की बात करेंगे तो बेस 8 होता है, 0 टू से 7 तक। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाइनरी नंबर है उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग ऑक्टल नंबर का यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे भी। और इसमें जो यूसेज होता है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होता है 32 बिट से लेके 64 बिट में। हेक्साडेसिमल 0 से 9, ए टू एफ, ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14 और एफ मतलब 15। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि एक नंबर सिस्टम को, इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि जैसे एक नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया रहेगा ऑक्टल नंबर और उसको बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने, या फिर ऑक्टल नंबर को बोलेगा आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने, या ऑक्टल को बोलेगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, उसी तरह से बोल सकता है बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को हेक्सा में, या फिर बोल सकता है हेक्सा को डेसिमल में, हेक्सा को बाइनरी में। ठीक है, डेसिमल को बोल सकता है बाइनरी में, डेसिमल को हेक्सा में, डेसिमल को ऑक्टल में। तो एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए हम लोग इसमें जो रेफरेंस मानेंगे, हम लोग रेफरेंस जो मान रहे हैं वो हर नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। क्योंकि डेसिमल में अगर हम किसी नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो या हेक्साडेसिमल में, रूल जो है वो सेम है। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह से मान लीजिए कोई नंबर है बाइनरी को, बाइनरी से हम लोग को डेसिमल कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल से डेसिमल करना करना हो या हेक्सा से डेसिमल करना हो, रूल जो है लगभग सेम है। ठीक है, राइट? तो मान लीजिए अगर आपको बोलेगा कि कोई नंबर दिया हुआ है मान लो बाइनरी में, ठीक है, कोई बाइनरी में नंबर दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल को ऑक्टल में करेंगे। ठीक है, ऐसे बाइनरी को डायरेक्ट ऑक्टल में भी चेंज करने का रूल है, ठीक है, नियम है। लेकिन उतना नियम में ना पढ़ते हुए हम लोग जो है सिंपल सा सीख लेते हैं कि कोई भी नंबर को, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्सा हो, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। और कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल में अगर है कोई नंबर, तो उसको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में क्या कन्वर्ट करते हैं, बस। ताकि अगर मान लो हमको बोला कि हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करने, तो सबसे पहले हम हेक्सा नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, और डेसिमल से फिर बाइनरी में। मतलब कोई भी नंबर सिस्टम नंबर है, ठीक है, सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद जो चीज़ आपसे पूछ रहा है फिर उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, क्लियर है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन में ना पढ़ते हुए हम लोग बस 2 रूल जो है वो सीख लेते हैं, ठीक है, 2 नियम जो आपका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर बाइनरी को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल में दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर डेसिमल में दिया हुआ है, तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखो डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9। और इसका बेस कितना होता है दोस्तों, 2, ये कहाँ से होता है, 0 से 1 तक। तो मतलब बाइनरी नंबर अगर हमको पहचानना है, तो या तो 0 या तो 1 दोनों के कॉम्बिनेशन में होगा, उसमें 2 3 4 5 6 7 8 ये सब यूज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो दिया है 1 2 3 4 5, और ऐसे करके लिखा हुआ है 10। तो 10 का क्या मतलब है कि बेस 10 है, अगर बेस 10 है इसका मतलब वो कौन सा नंबर हो गया, डेसिमल नंबर। इसको हमको दिया हुआ है कि इसको कन्वर्ट करो इस नंबर में, तो यहाँ जो 2 लिखा हुआ है वो क्या हो गया, बेस है। तो बेस को हम लोग किस में लिखते हैं, बेस को नीचे लिखते हैं, क्लियर है। तो ये क्या है, ये बेस है, 10 क्या है, बेस, ये 2 क्या है, बेस, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर हमको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग जो है ना, इससे उस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर, कितना से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑक्टल पूछेगा तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, तो हम लोग कितना डिवाइड करेंगे, 8 से, ठीक है। और हेक्साडेसिमल पूछा है तो हेक्साडेसिमल को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं नंबर को, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, और तब तक डिवाइड करना है दोस्तों जब तक हमको रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए, तब तक उस नंबर को हमको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। मतलब लास्ट में हमको कितना आना है, लास्ट में हमको ऐसा नंबर आना है जो 2 से छोटा हो, मतलब एक नंबर हो, मतलब हमारा जो रिमाइंडर बचे वो 1 बचे, ठीक है। या 2 से छोटा बचे, क्योंकि 2 से अगर बड़ा हो तो 2 तो डिवाइड 2 तो डिवाइड कर देगा। तो आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 6 1 7 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो 1 को आप यहाँ लिखिए, समझ में आ रहा है, 1 को कहाँ लिखना है, ऊपर, समझ में आया। इस तरह से आप इसको लिखिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, 2 छक 12, रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। जब तक कट रहा है तब तक काटते रहिए, 2 से काटिए, 1 5 4 3, रिमाइंडर कितना आया, 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 सत्ती 14, 2 सत्ते 14, 2 एक के 2 1, ठीक है। फिर 2 से कट, जितना जब तक कट रहा है तब तक काटते रहो, 2 से करो, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 पचे 10 1, फिर 2 से करिए, फिर 2 से काटिए, 48, रिमाइंडर कितना, 0, फिर 2 से काटिए, 24, रिमाइंडर कितना, 0, फिर 2 से काटिए, 12, रिमाइंडर कितना, 0, फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, रिमाइंडर कितना, 0, ठीक है। फिर आप जो है 2 से काटिए, ठीक है। फिर आप कितने से काटिए, ठीक है, 2 से काटिए, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना, 0, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2, रिमाइंडर कितना, 1। अब कटेगा, यहाँ पे देखो 1 आ गया, और हमको डिवाइड हम कर रहे हैं 2 से, कटेगा नहीं, आप रुक जाइए, क्योंकि इसमें जो
डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है वो कोसेंट से क्या आ गया, अधिक आ गया, तब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कोसेंट है वो आपका डिवाइजर से कम हो गया, तो आप तो डिवाइड नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं करना है, अब इस जो भी हमारा रिमाइंडर आया उसको आप नीचे से लिखते जाइए, ऐसे नीचे से लिखते जाइए। तो क्या आ रहा है, वन, फिर देखो वन है, फिर वन, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, मतलब कितना जीरो है, वन वन लिखा आपने, और जीरो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः जीरो आप लिख दीजिए, हो गया। फिर क्या है, वन 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 जीरो जीरो, ठीक है, वन 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 ट्रिपल वन जीरो जीरो वन, ट्रिपल वन जीरो जीरो वन, और इसका बेस कितना होगा, टू। तो यही जो है दोस्तों वो बाइनरी आ गया। ठीक है, समझ में आया कि कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है कोई भी नंबर को, मतलब डेसिमल नंबर को। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप उस नंबर को दो से डिवाइड कीजिए। दो से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है आप उसको लिखते जाइए, तब तक डिवाइड कीजिए जब तक आपका जो कोसेंट है, ठीक है ना, जो कोसेंट है, जो भागफल है, ठीक है, वो आपका भागफल कितना आ रहा है, भागफल मतलब कोसेंट वन आया, वन तब तक डिवाइड होगा, कब तक डिवाइड होगा, जब तक वो डिवाइजर से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ही छोटा हो गया वैसे आप रुक जाइए, मतलब यहाँ पे हम दो से डिवाइड कर रहे हैं तो वन, अगर हम एट से डिवाइड करेंगे तो वो सेवन कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए या तो एट या तो, ठीक है, या तो एट, एट से अधिक आना चाहिए, एट आना चाहिए, तभी वो डिवाइड होगा। उसके बाद आप रिमाइंडर को लिख लीजिए। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको करना है, राइट, समझ गए। तो ये हो गया डेसिमल को हम लोग किसमें कन्वर्ट किए, बाइनरी में, और हमने किसे डिवाइड किया, दो से। क्यों, क्योंकि दो जो होता है, टू होता है, वो आपका बाइनरी का बेस है। अब हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। तो यहाँ भी हम लोग क्या है, बेस है 10, जैसे कोई नंबर है, मान लो यही नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो डेसिमल नंबर है, 10 बेस होगा। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, ठीक है। तब हमको किससे डिवाइड करेंगे, आप बताइए, 8 से डिवाइड करेंगे, किसको, इस नंबर को। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 1543 होगा, अब डिवाइड कीजिए, एक बार में जाएगा, फिर 5 बार में, 4 बार में, 3 बार में, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, फिर आप 8 में डिवाइड कीजिए, 1 9 2, रिमाइंडर कितना आएगा, 7, फिर आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 दूना 16, 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, फिर आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 तेरह 24, 0। आप देखो आप कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा ये कोसेंट आ रहा है, ठीक है, जो कोसेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, आपका जो आपका रिमाइंड डिवाइजर है ना, जो भाग कर रहा है, उसे क्या है, छोटा हो गया, ठीक है। जब तक तब तक डिवाइड होगा जब तक या तो बड़ा हो या उसके इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ तो 3 आ गया, तो बस वहीं पे आपको रुक जाना है, फिर आपको वही करना है। आप नीचे से ऊपर जाते हुए लिखिए, क्या लिखिए, 3 0 0 7 1, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया। इसमें हमने 8 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, और ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको मान लो कन्वर्ट करना है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, तो यही नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसका बेस होगा 10, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, हेक्सा डेसिमल में, मतलब बेस इसका कितना होगा, 16। तो जाहिर सा बात है जो भी नंबर होगा हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है 0 से 9 तक, फिर ए से एफ तक, ठीक है। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यहाँ पे देखो, जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो 0 से 9 तक तो ठीक है, लेकिन ए से एफ तक, मतलब जैसे ही हमारा रिमाइंडर 10 आएगा तो वहाँ पे हम 10 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे ए, ठीक है। रिमाइंडर अगर 11 आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम 11 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे बी। क्लियर है, सिंपल है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। बस उसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि हेक्साडेसिमल के टाइम, ठीक है, रिमाइंडर को डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है, इसको हमको 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, 16 से, क्या होगा, 7 7
1, रिमाइंडर कितना आएगा 9। फिर 16 से डिवाइड करना है, ठीक है, कितना होगा 48, रिमाइंडर कितना आएगा 3। फिर 16 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब डिवाइड होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो कोसेंट है ना, वो आपका क्या है 16 से कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी आपका देखिए रिमाइंडर जो है आपका 10 से अधिक नहीं आ रहा। अगर 10 से अधिक अगर आता, ठीक है, अगर 10 से अधिक आता, ठीक है, तब हम लोग उसको लिखते हैं ए वाला फॉर्म में, ABCD जैसा भी नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट हो रहा है 3039 टू दी पावर 16, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, चलो यहीं पे ले लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7 to 5 10 है, इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, जिसका बेस होगा 16। तो बेस 16 है हेक्साडेसिमल में, आप 16 से डिवाइड करेंगे 7 to 5, ठीक है, राइट। तो कितना होगा, सबसे 16 चौके 64 और 16 पचे 80, कितना आ गया यहाँ पे 5। फिर आप काटिए 16 से, 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब रिमाइंडर कितना आया 12, रिमाइंडर कितना आया 12। तो 12 हम नहीं लिखेंगे, हमको पता है कि 0 से 9 तक होता है हमारा, उसका हम लोग A to F लिखते हैं। तो A बराबर कितना है 10, B बराबर कितना है 11 और C बराबर कितना है 12, ठीक है। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे देखो 16 दूना 32, यहाँ 13 आया 13 आया, ठीक है 13 आया। तो A बराबर कितना है 10, B बराबर कितना है 11, C बराबर कितना है 12 और D बराबर कितना है 13। तो यहाँ पे हम 13 ना लिख के हम लोग D लिखेंगे, ठीक है। आप कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2D5 टू दी पावर 6 टू दी बेस 16, ये हुआ आंसर, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि कोई भी नंबर है, अगर हम अगर डेसिमल में दिया हुआ है, अगर उसको बाइनरी में करना है तो हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिख लेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारा जो कोसेंट है वो आपका 2 से छोटा हो जाए। उसके बाद ऑक्टल में करना है तो 8 से करके सेम प्रोसेस, 16 से करना, हेक्सा में करना है, हेक्साडेसिमल में तो 16 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो जब आप बाइनरी से किसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हो, सॉरी, जब डेसिमल से बाइनरी में कर रहे हो, डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे हो, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम उल्टा जाएँ तो मान लीजिए कोई नंबर है बाइनरी, उसको आपको करना है डेसिमल में, या कोई ऑक्टल है उसको करना है डेसिमल में, या कोई हेक्साडेसिमल है उसको करना है आपको डेसिमल में, तब हम क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई, तो अभी आपको पता चलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो बाइनरी, उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डेसिमल को कर रहे थे बाइनरी में, तब हम लोग क्या किए डिवाइड। तो अगर बाइनरी से अगर डेसिमल में करना है तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होगा, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए नंबर दिया है 1 1 0 1 1 0 0 1, तो आपको दिख रहा है ये जो नंबर है इसका बेस है 2। तो बेस अगर 2 है, ठीक है, इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ बाइनरी। इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10 होता है, ठीक है। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, और हमको स्टार्ट करना है 2 का पावर 0 से, ठीक है। तो ये कि पहला नंबर है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 का पावर 0 से, फिर बढ़ाते जाइए पावर। फिर नेक्स्ट नंबर है 0, 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 का पावर 1 से, फिर 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 का पावर 2 से। समझ में आ रहा है कि हम क्या हो रहा है। फिर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 का पावर 3 से, फिर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब पावर बढ़ाते जाना है 2 का, और स्टार्ट करना है हमको 2 का पावर 0 से, ठीक है। ये है 1 इंटू 2 का पावर 5, ठीक है। ये है 0 इंटू 2 का पावर 5, ये हो गया 1 इंटू 2 का पावर 6। फिर है 1 इंटू, एग्जाम में आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे देखिए, आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसको हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। तो जहाँ जहाँ 0 है उसको आप हटा सकते हैं, तो ये आपको हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब आपको 2 का पावर 0 से स्टार्ट करना है, तो 1 1 इंटू, और सब नंबर जो है आपका 1 ही 1 है, तो 1, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 बराबर कितना हो गया 1,
ठीक है, ये 1 इंटू 1 1। अभी ये वाला आप हटा सकते हैं, वैसे भी तो ये जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो। अब यहाँ देखिए ये कितना नंबर पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है। फोर्थ मतलब टू का पावर कितना, हम लोग टू का पावर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फोर्थ वाला जो नंबर है उसका वो किससे मल्टीप्लाई होगा, टू का पावर थ्री से। तो टू का पावर थ्री मतलब 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, टू का पावर फोर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये चौथे स्थान पे है 16। उस पर तो जीरो वाला कोई मतलब नहीं है, ये तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना है, टू का पावर, ये सेवेंथ नंबर पे है, तो टू का पावर सिक्स हो जाएगा। टू का पावर सिक्स कितना होता है, 32 इंटू टू, कितना हो गया, 64। ठीक है, 64। और ये कितना होगा, 128। अब जो भी नंबर आया सबको आप ऐड कर लीजिए, तो जहाँ जहाँ आपको नंबर दिख रहा है वो ऐड कीजिए। ऐसे एक और आठ नौ, नौ और 16 कितना होता है, 25, 25 और 24 कितना हुआ, 89, 89 और 128 कितना हो गया, 217। तो यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया। तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब बाइनरी नंबर, उसको अगर हमको डेसिमल में करना है तो हम क्या करेंगे, टू का पावर जीरो से स्टार्ट करते हुए नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। क्यों हम लोग टू का पावर में कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो टू होता है। तो जिस तरह से डेसिमल को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, उस नंबर को डिवाइड किया किससे, टू से। तो उसी तरह से अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना तो हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई। ठीक है, राइट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, बाइनरी। ठीक है, हम लोग देखते हैं ऑक्टल। कोई भी नंबर को हम लोग डेसिमल के रेफरेंस में देख रहे हैं। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्टल, जब डेसिमल से ऑक्टल गए थे तो 8 से हमने डिवाइड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं, 8 का पावर जीरो से स्टार्ट करते हुए मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, सिंपल, राइट। तो देखो मान लो कोई नंबर है 345 और उसका बेस दिया हुआ है 8। ठीक है, मतलब ऑक्टल नंबर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमको डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। तो 345 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है डिजिट को। तो 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 का पावर जीरो से, तो कितना होगा, 5 इंटू 8 का पावर जीरो 1 मतलब 5। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 का पावर 1 से, तो कितना आएगा, 32। और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 का पावर 2 से, तो कितना आएगा, 8 8 64, 64 इंटू थ्री होता है 192। और फिर इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, वही कर रहे थे हम लोग, जब हम लोग किसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर जो आया और उसके बाद उसको ऐड कर दे रहे थे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 5 2 7 2 9, कितना हुआ, 9। फिर 9 3 12 के दो हासिल एक, और एक दो, तो 229 आया। जब आप 5 प्लस 32 प्लस 192 करेंगे, समझ में आया। तो कोई भी नंबर को अगर हमको ऑक्टल से डेसिमल जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई करें, और नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए यहाँ पे जीरो होता, तो हमको जीरो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ता है नहीं, बस हमको क्या ये ध्यान रखना था कि ये 8 का पावर जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये 8 का पावर 1 से, ये 8 का पावर 2 से, और 8 पावर 3 से। तो जीरो से हमको कोई मतलब नहीं था, बस जो प्लेस जिस नंबर पे है, जैसे 4 जो है वो सेकंड नंबर पे, तो 8 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है ना, तो चौथे नंबर पे आ रहा है, फोर्थ प्लेस पे, तो हम लोग इसको 8 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही है और कुछ नहीं है, सिंपल। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी जो जीरो जीरो है उसको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, ये करना है। ठीक है, तो हेक्सा डेसिमल जो नंबर होगा उसका बेस कितना होगा, 16, और डेसिमल का बेस क्या होगा, 10। तो मान लीजिए कोई नंबर दिया है 7CF, और आपको दिख रहा है यार ABCD ये सब जब आ जाए नंबर में, मतलब वो नंबर जो है वो हेक्सा डेसिमल है, वैसे इसको बेस भी आपको लिखा रहेगा 16। ठीक है, नहीं भी लिखा है तो आपको पता है जो ABCD F ये सब नंबर होता है वो किसका होता है, वो होता है हेक्सा डेसिमल का। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, जिसका बेस होगा 10। जब हम डेसिमल से हेक्सा में जा रहे थे दोस्तों, तो हम 16 से डिवाइड कर रहे थे, तब हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, हेक्सा डेसिमल से डेसिमल जा रहे हैं। तो 7 हो गया। अब C को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 16 से, तो C मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, C का जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है कि 0 टू
9 होता है हेक्सा और A2F होता है। मतलब A बराबर कितना हो गया 10, B बराबर 11, C बराबर 12, D बराबर 13, E बराबर 14 और F बराबर 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7CF है, तो F का बराबर कितना मूल्य लिखेंगे 15, तो 15 इंटू कितना करेंगे 16 का पावर 0। ठीक है। C बराबर हम कितना लिखेंगे 12, तो 12 इंटू 16 का पावर 1 और 7 तो 7 ही रहेगा, 7 इंटू 16 का पावर 2। और जो भी वैल्यू आया उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा 15 इंटू 16 का पावर 0 मतलब 1 मतलब 15, 12 इंटू 16 होता है 192 और ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 होता है 256 और 256 इंटू 7 जब करेंगे 256 इंटू 7 तो कितना आएगा 7 छः 42 के 2 हासिल 4 7 पचे 35 और 4 39 के 9 हासिल 3 7 दूनी 14 14 और 3 17 1792 1792। फिर सबको ऐड कर देंगे सिंपल, तो जब सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 5 2 7 2 9 9 9 18 एक 19 के 9 हासिल 1 7 1 8 और 1 9 और 1 के 1 तो 1999 टू दी बेस कितना होगा दोस्तों 10, क्योंकि ये बाइनरी है। आया समझ में। तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसको हमको कन्वर्ट करना है उस नंबर को बाइनरी में, या फिर मतलब कोई डेसिमल नंबर दिया उसको अगर बाइनरी में करना है, ऑक्टल में करना है या हेक्सा में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर को 2 से 8 से और 16 से मल्टीप्लाई, अगर बाइनरी है तो डिवाइड करेंगे, अगर 2 से बाइन ठीक है कोई भी नंबर है, यहाँ पे हम समरी में लिख देते हैं कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपको कोई भी नंबर है देखो डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, या ऑक्टल में या फिर हेक्सा में। हम लोग क्या करेंगे उस नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉरी 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को हम लोग लिख लेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और तब तक करेंगे जब तक हमारा जो रिमाइंडर हो, हमारा जो मतलब कोसेंट हो, हमारा क्या हो कोसेंट, वो आपका डिवाइजर से कम ना हो जाए तब तक। ठीक है, ऑक्टल में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे और हेक्सा में भी हम लोग 16 से करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपका वही ए से एफ वाला अगर आपका रिमाइंडर 10 आता है तो वहाँ पे हमको 10 नहीं ए लिखना है। इसी तरह से 15 आता है तो वहाँ पे हमको 15 नहीं क्या लिखना है एफ लिखना है। ठीक है, उसी तरह से कोई नंबर है अगर उसको कन्वर्ट करना है, अगर बाइनरी नंबर है उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑक्टल को करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दूसरा कलर से दिखा देते हैं ताकि जो है आपको ठीक है ये इस तरह से किया जाए। ठीक है, ठीक है, अगर बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल से इसमें करना है, बाइनरी से डेसिमल में करना है 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल से डेसिमल का 2 से मल्टीप्लाई, हेक्सा से इसमें करना है 2 से मल्टीप्लाई। बस ये याद रखना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। राइट, ठीक इसको ठीक है, ये 8 से मल्टीप्लाई, थोड़ा थके हुए हैं इसीलिए थोड़ा टंग स्लिप कर जा रहा है। ठीक है, राइट समझ में है तो आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, बाइनरी से अगर डेसिमल में करना है 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल से डेसिमल करना है 8 से मल्टीप्लाई और हेक्सा से अगर डेसिमल है तो 16 से मल्टीप्लाई। बस याद यही रखना है कि ए से एफ वाला कंडीशन क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये नंबर सिस्टम से हो गया। अब देखो मान लीजिए आपको बोला कि ऑक्टल कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर ऑक्टल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 345 और इस बेस इसका है 8 मतलब ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बोल रहा है बाइनरी में मतलब बेस 2। आपने पढ़ा है कि कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको डायरेक्ट हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया और आपको जानना भी नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम से 1 2 3 क्वेश्चन आता है, उसमें इतना सारा रूल जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये आपको देखो ये सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो 345 ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल को आपको तो डेसिमल में कन्वर्ट तो करने आता ही है, कोई नंबर ऑक्टल है उसको डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 8 से, और डेसिमल में कन्वर्ट हो गया फिर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, सिंपल। मान लीजिए कोई नंबर है 3A5 और बेस दिया है 16, उसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो आपको मतलब
बेस 16 है, मतलब हेक्सा है। हेक्सा को आपको डेसिमल में कन्वर्ट तो करने आता ही है 16 से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद डेसिमल में जब कन्वर्ट हो गया तो फिर ऑक्टल करने में कुछ है, हम लोग बस 8 से डिवाइड कर लेंगे, और जो कंडीशन हमने बताया था वही। तो इस ये जो मैंने आपको रूल बताई, ये यूनिवर्सल रूल है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर डेसिमल को कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में, तब हम लोग उसको 2, 8 और 16 से रिस्पेक्टिवली हम लोग डिवाइड कर देंगे। और वहीं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा को डेसिमल में करना है तो हम लोग उसको 2, 8, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से एक नंबर को दूसरे नंबर में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाता है। आपको ज़्यादा रूल रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना ग्रुपिंग बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सभी इंपॉर्टेंट इतना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको खाली कंप्यूटर ही नहीं पढ़ना है, या आप बहुत सारा रूल रेगुलेशन याद करेंगे। कंप्यूटर से हार्डली आपको 5-10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब बस आपको काम क्या है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, खुद से क्वेश्चन लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी नंबर ले लीजिए बाइनरी का, उसको कन्वर्ट कीजिए आप डेसिमल में, और उसी नंबर को आप फिर से कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। अगर दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका सही है। सिंपल। कोई नंबर अगर बाइनरी है, उसको अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट किए हैं और डेसिमल को फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं, इसका मतलब वो नंबर आपका कैलकुलेशन सही। बस याद रखना है कि बाइनरी नंबर वो 0 से 1 ही आपको लेना है, ऑक्टल आपको 0 to 7 लेना है, हेक्सा आपको 0 से 9 A to F लेना है, और डेसिमल आपको 0 से 9 तक लेना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। तो दो बाइनरी नंबर दिया रहेगा, उसका ऐड करना और उसको माइनस करना। ठीक है, इसमें डिवाइड करने और हम लोग मल्टीप्लाई करने उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन भी पड़ेगा, और हमें नहीं लगता कि वो आपको कैलकुलेट पूछेगा। बाकी हम लोग देखते हैं कि जरूरत होगा तो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो बाइनरी नंबर है, उसका एडिशन का रूल क्या है। तो एक तरफ हम लोग एडिशन का रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दो बाइनरी नंबर मान लो 0+0 है, तो 0+0 ऐड होगा तो वो 0 देगा। 0+1 बराबर 1 होगा। 1+0 बराबर 1 होगा, और 1+1 बराबर होगा 0, लेकिन एक कैरी होगा। कैरी मतलब एक हासिल होगा, हाथ में होगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब आपको याद क्या रखना है कि 0 तब भी होगा या तो जब दोनों संख्या 0-0 हो, या फिर दोनों संख्या 1-1 हो। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी नंबर डिजिट अगर आपका 1 हुआ, तब आपको जो नंबर होगा वो ऐड होके 1 देगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सिंपल हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर है 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, और बेस है 2, मतलब बाइनरी नंबर हो गया। ठीक, इसको आपको ऐड करना है 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0। ठीक है, इसका भी बेस है 2, मतलब दो बाइनरी नंबर है, इसको ऐड करना है। तो लिख लीजिए आप नंबर को 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0। ठीक है, राइट। थोड़ा दूर लिख लीजिए, 1, 1 है ना, और यहाँ पे लिखिए 0, 0, आगे यहाँ इधर से लिखेंगे 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 हो गया। इसको ऐड करना, आपको याद क्या रखना है, ये वाला ऊपर वाला रूल। ठीक है, कि 0+0 0 होता है। तो देखो 0+0 कितना हुआ, 0। ठीक है, 1+0 कितना हुआ, 1। 0+1 कितना हुआ, 1। अब देखो 1+1 कितना हुआ, 0। 1+1 0, लेकिन एक कैरी रहेगा। कैरी रहेगा एक वो, मतलब आगे जाएगा। ठीक है, तो एक आगे जाएगा, यहाँ एक चला गया, फिर ये ऐड होगा 1+1 कितना हुआ, 0। कैरी कितना होगा, 1, तो एक आगे जाएगा, फिर 1, यहाँ 0 की जगह 1 हो गया, फिर 1+0 बराबर 1, फिर 0, 0। तो ये आपका नंबर, आपका रिजल्ट हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ना, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। राइट, चलो अब इसी नंबर को मान लो बोलेगा कि कन्वर्ट करिए, बाइनरी नंबर है, अब इसको बोलेगा आपको मान लीजिए कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, 2 का पावर 0 से, जो मैंने आपको बताया था। राइट, बस ऐसे ही सिंपल सिंपल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि बाइनरी का एडिशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन, कैसे घटाते हैं दो बाइनरी नंबर को। सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए दोस्तों आपको जोड़ने नहीं आता है। ठीक है, तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। देखो ये है
बाइनरी नंबर, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, राइट। ये भी बाइनरी नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बाइनरी दो नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करने आज आता है आपको, जो मैंने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई करके, जो 2 का पावर, तो इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आएगा 26, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आएगा 12, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया 38। ये कौन क्या नंबर है 38, क्योंकि ये देखो डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल ये भी डेसिमल, तो रिजल्ट भी क्या आएगा डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी तो कन्वर्ट करने आता ही है, डिवाइड करते हैं, है ना। 19 कितना आएगा 0, ठीक है। फिर 2 से 9 जाएगा 1, 2 से 4 जाएगा 1, फिर 2 2 जा 0, 2 1 जा 0, खत, ठीक है। ये हुआ ना, बोलो, ठीक है। क्या है नंबर, इधर से ऊपर से लिखिए 100 110। देखो ये भी नंबर तो वही है 100 110, आगे कुछ भी कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब तो है नहीं, राइट। तो क्या है 100 110, बस हो गया खत्म। अगर आपको नहीं भी पता है ऐड किया जाता है कैसे, तो जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किस में, डेसिमल में। फिर डेसिमल नंबर को तो सिंपल सिंपल आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करके फिर जो भी पूछा है, मान लो बाइनरी बाइनरी को जोड़ना था, उस जो भी रिजल्ट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये भी तरीका है, ठीक है। लेकिन उतना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कन्वर्ट करने तो आता ही, मतलब ऐड करने तो आता ही है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन दे दिया, मान लो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे मान लो दे दिया यही नंबर को मल्टीप्लाई करना था, इसको और इसको, ठीक है, मान लो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, तो फिर दिक्कत होगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। उस ये मतलब ये बाइनरी नंबर है, ये भी बाइनरी नंबर है, कन्वर्ट तो आप कर ही सकते हो डेसिमल में। तो ये कन्वर्ट करने पे आया 26, ये कन्वर्ट करने पे आया 12, तो 26 इंटू 12 आपको तो मल्टीप्लाई करने आता ही है, सिंपल जोड़ दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई 12 छः 72, यहाँ से 7 बाद में 24, 24 और 7 कितना होता है 31, 312, है ना, ठीक है, राइट। बस अब 312 क्या आ गया आपको, डेसिमल नंबर। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने में कुछ है नहीं है, बस अब 2 से डिवाइड करते जाइए और लिखते जाइए, रिमाइंडर खत्म, समझ में आया। तो कोई भी नंबर है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर बाइनरी का एडिशन है तो एडिशन तो बहुत आसान है, लेकिन मान लीजिए दे दिया मल्टीप्लिकेशन, या फिर दे दिया मान लो ये डिवीजन, डिवाइड करने भी दे दिया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, डिवीजन नहीं देगा क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा टफ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग उस केस में क्या करेंगे, उस नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसको अगर एडिशन बोला है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन बोला है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन बोला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर उस नंबर को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, जो नंबर में हमको शुरू में दिया था, अगर बाइनरी दिया था तो बाइनरी, जनरली बाइनरी देगा ऐड करने के लिए बाइनरी, या फिर एडिशन दिया था तो एडिशन, ठीक है, बाइनरी दिया था तो बाइनरी में उसको एडिशन कर देंगे, या फिर सब कन्वर्ट करके हम लोग, सब समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं। एक और चीज इसमें पूछ सकता है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब्ट्रैक्शन छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पूछता है वंस कम्प्लीमेंट, कभी कभी पूछ सकता है आपको, मान लो दे दिया कोई नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया बाइनरी नंबर, और बोला है कि इसका 1 कम्प्लीमेंट निकालो, या कोई भी नंबर दे दिया और बोला इसका 1 कम्प्लीमेंट निकालो, तो उस नंबर को सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 1 का कम्प्लीमेंट या 2 का कम्प्लीमेंट तभी निकलता है जब वो नंबर बाइनरी नंबर होना चाहिए। तो अगर बाइनरी नंबर दिया है तो हम 1 का कम्प्लीमेंट उसका निकाल लेंगे, हम आपको बताएंगे अभी। या कोई नंबर मान लो ऑक्टल दिया है, तो ऑक्टल का डायरेक्ट 1 का कम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा, उसको हम लोग सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्टल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग बता दिए थे 8 से, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्टल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे, फिर डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम लोग 1 का कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो 1 का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं है, बस उस नंबर को आपको उल्टा कर देना है, अगर 1 लिखा है तो 0 लिख दो, 0 लिखा है तो 1 लिख दो, बात खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 1, मान लीजिए 1 0 1 0 1, ये नंबर है, तो इसका 1 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 कम्प्लीमेंट इसका होगा कुछ नहीं, बस इस नंबर को आपको उल्टा करके लिख लेना है, ठीक है। तो इसका 1 का कम्प्लीमेंट होगा, 1 को लिखो 0, 0 को लिखो 1, 1 को लिखो 0, 0 को लिखो 1, 1 को लिखो 0,
तो ये हो गया 1 का कम्प्लीमेंट। क्लियर है? जो नंबर दिया है उसका आपको उल्टा लिखना है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, और कुछ नहीं, सिंपल। मान लीजिए एक चीज़ और पूछ सकता है कि कोई नंबर दे दिया बाइनरी नंबर, याद रखिए 1 का कम्प्लीमेंट और 2 का कम्प्लीमेंट जो निकल रहा है वो बाइनरी नंबर का ही निकल रहा है, तो कोई भी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप 1 का कम्प्लीमेंट 2 का कम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पूछ दिया 2's कम्प्लीमेंट, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 1 का कम्प्लीमेंट उसका निकाल लीजिए और आप 1 ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आपको नंबर दिया है 10101 और इसका पूछा है 2's कम्प्लीमेंट, तो आप सबसे पहले इसका 1 का कम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालिए? 1 का कम्प्लीमेंट निकालिए। तो इस नंबर का 1 कम्प्लीमेंट कितना होगा? ये जो नंबर है उसका 1 कम्प्लीमेंट कितना होगा? 0 1 0 1 0। और आप कुछ नहीं कीजिए, एक ऐड कर लीजिए, एक ऐड कर दीजिए, ठीक है, लास्ट में ऐड कीजिए, ठीक है। और बस अब जो भी नंबर आएगा वो नंबर जो होगा वो 2 का कम्प्लीमेंट आपको देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप ये लास्ट नंबर में ऐड 1 ऐड कीजिए, तो 0 + 1, अब बाइनरी जैसा ऐड होगा ये, 0 + 1 1, ठीक है। आप कोई सा ऐड कर रहा है नहीं, तो फिर डायरेक्ट आप जो बच गया वो नंबर लिख लो। मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा होता 0, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता? 0, ठीक है, तो इसका 1 का कम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 आप लिखते, 1 लिखते हैं, और यहाँ भी आप 1 लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते? लिखते। अब 1 कम्प्लीमेंट का आपको 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करिए, तो 1 + 1 कितना होगा? 0, कैरी 1, याद रखिए बाइनरी का एडिशन क्या होता है? 1 1 0 कैरी 1, तो यहाँ एक कैरी हो गया, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, ठीक है, बाकी ये सेम हुआ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट? तो बस अगर आपको 1 का कम्प्लीमेंट पूछा है तो वह आप सीधे 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 लिख दीजिए। अगर आपको 2 का कम्प्लीमेंट पूछा है तो आप जो है लास्ट नंबर पे 1 ऐड कीजिए, ठीक है। और बस आप बाइनरी का एडिशन आप लगा लीजिए, जो बाइनरी एडिशन हमने पढ़ा है अभी कि 1 + 0 = 1 होता है, 0 + 1 = 1 होता है, 0 + 0 = 0 होता है, और 1 + 1 = 0 होता है, लेकिन कैरी जो है 1 रहता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो पीडीएफ है, ठीक है, बाकी ये जो पीडीएफ है, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने जो है पहले के क्लास में जो है वो कंप्यूटर का जब हमने पहले क्लास लिया है ना, एमसीक्यू वाला, जो ये हमारा क्लास नंबर 27 है, इसके पहले जितने क्लास लिए हैं उसमें कुछ कुछ क्लास जो है वो कंप्यूटर के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। आप देखिए, तो जीरो आई एस चैनल के पे जब आप जाइएगा, ठीक है, राइट, जीरो आई एस चैनल पे जब दोस्तों आप जाइएगा, है ना, तो उसमें आप जाना है आपको कहाँ पे? फर्स्ट वाला प्लेलिस्ट में, ठीक है, फर्स्ट वाला प्लेलिस्ट में आपको जाना है। इसमें देखिए क्लास वाइज जो है आपका क्लास नंबर 1 जैसे लेबर लॉ का है, 2 है लेबर लॉ इंग्लिश, क्लास 3 लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी एंड इंग्लिश, क्लास 4 का नाम है इंग्लिश का सब्जेक्ट है, क्लास 5th जो है आपका लेबर लॉ हिस्ट्री इकोनॉमी, क्लास 6 7 कंप्यूटर का है, दिख रहा है आपको? क्लास 6 7 कंप्यूटर का है। तो ये क्लास आप देखिए कंप्यूटर वाला, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको कंप्यूटर काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ये सारा चीज़ जो है रैम, रोम ये सब पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी अलग-अलग कंप्यूटर का जनरेशंस के बारे में हमने वहाँ पे स्टडी किया है। तो वहाँ पे इसको जल्दी-जल्दी यहाँ इस क्लास में हम उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा कंप्यूटर का डेफिनिशन क्या-क्या होता है, ठीक है। डेटा क्या है, आपको पता है, फैक्ट, कांसेप्ट या इंस्ट्रक्शन जो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको डेटा बोलते हैं, और जब उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि डेटा जो होता है वो रॉ होता है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा एनालिसिस टाइप का नहीं होता। जब एनालिसिस करके हम उसको एक निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, और तो उसको मतलब कोई फैक्ट फिगर है, उस फैक्ट फिगर के आधार पे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आपको कोई डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के आधार पे कुछ आप कंक्लूजन जब निकालते हैं तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप देख लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर को आप कोशिश कीजिए हिंदी में नहीं पढ़ने का, इंग्लिश में पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि आपको जब हिंदी में आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि शब्द का जो ट्रांसलेशन होगा वो डिफिकल्ट होगा। हमको मोटा मोटी हमको टिक मारना है एग्जाम में, जो है आपको क्या करना है, आपको लिखना तो है नहीं, आपको समझना है, समझ के आपको क्या करना है, टिक मारना है। इसीलिए आप जो है कंप्यूटर भाषा को आप
इंग्लिश में ही पढ़िए तो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जिसका कोई वैल्यू होता है, कोई मतलब होता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, तो टाइम के अनुसार होना चाहिए, जब जब जरूरत हो तभी हो, एक सही हो और पूरा कंप्लीट हो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कंप्यूटर में कुछ चीज इनपुट होता है जो आप हम फीड करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करके फिर उसके बाद हमको आउटपुट देता है। जैसे हम बोले कि कंप्यूटर को ऐड करने हैं 2+4 को, तो हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को 2 और 4, उसके बाद ये कंप्यूटर में अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है और फिर फाइनली हमको रिजल्ट 6 दे रहा है। तो ये हुई, जब हम कंप्यूटर में कुछ ये डालते हो तो उसको इनपुट बोलते हैं, अंदर में प्रोसेसिंग होता है और फाइनल फिर हमको जो वो रिजल्ट देता है उसको हम लोग आउटपुट बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। कंप्यूटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो तेज होता है, फास्ट सही होता है, डिलीजेंस मतलब लगातार काम करते थकता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट काम कर पाएगा, वर्सेटाइल होता है, और स्टोरेज स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर का हिस्ट्री देखेंगे तो ऑलरेडी हमने ये सब आपको जो क्लास लिए हैं कंप्यूटर का वो पढ़ लिए हैं, ठीक है, देखिएगा आप। तो ये सब हमने उसमें डिटेल में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे रिवाइज आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, एक होता है डिफरेंशियल एनालाइजर। ये फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, देखो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्यूम ट्यूब हुआ था, मार्क 1 जो था वो फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या यूज होता है, मतलब मशीन वैक्यूम ट्यूब्स पंच कार्ड। फीचर क्या है वो मशीन लैंग्वेज यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में, बहुत बड़ा होता था, पुअर स्टोरेज था, हाई इलेक्ट्रिसिटी लेता था, हीट देता था, गर्म हो जाता था, स्लो था, ठीक। उसमें मेमोरी जो है 4000 उसका बिट होता था। इनपुट में हम लोग पंच कार्ड और पेपर टैप्स ये सब यूज करते थे, ठीक है। क्लियर है उसका। फिर फर्स्ट जनरेशन का ये एग्जांपल है। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड जनरेशन ये हमने देख लिया है, ठीक। फोर्थ जनरेशन देखें, फिफ्थ जनरेशन ये सब हमने देख लिया है, राइट। उसके बाद कंप्यूटर का टाइप ऑपरेशन के आधार पे, मतलब काम करने के आधार पे, तो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूअस जो है डेटा आपको देगा, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर का, और ये ग्राफ के फॉर्म में आपको आउटपुट देता है। फिजिकल वेरिएबल को मेजर करता है, ये टेम्परेचर को, हीट को, ह्यूमिडिटी को, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जो 0 और 1 में डेटा फीड करता है, बहुत फास्ट होता है, इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेटा प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है, इसमें इंडस्ट्री में यूज किया जाता है रियल टाइम ऑपरेशन के लिए, और अलग अलग इक्वेशन, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब के लिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे देखेंगे, संरचना के आधार पे, तो कंप्यूटर दो टाइप का होगा। एक होगा माइक्रो कंप्यूटर जो छोटा होता है, पर्सनल यूज के लिए, गेम के लिए, इंटरनेट यूज के लिए। और एक होता है मिनी कंप्यूटर, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, बिजनेस के लिए यूज होता है, उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक। फिर अगर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बड़ा होगा, महंगा होगा, और एक साथ उसको मल्टीपल लोग उसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। ये आपको रेलवे में, बैंकिंग में यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। ये कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करने के लिए किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ग्राफिक रिसर्च के लिए। और ये मिलियन ऑफ कैलकुलेशन एक साथ लंबे, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ये कर सकता है। इंडिया का सुपर कंप्यूटर हमने देख लिया था, अब एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। वेदर कंप्यूटर हमारे पास सुपर मिहिर है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का था क्राई सीडीसी। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का है समिट यूएसए। ये सब चेंज होते रहता है, जब एग्जाम होगा तब आप एक बार देख लीजिएगा कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है। फिलहाल अभी समिट है। फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर जो है वो है आपका परम, और फास्टेस्ट है वो है भारत का, वो है प्रत्यूष। यूटिलिटी के आधार पर भी कंप्यूटर अलग टाइप का होता है। एक जनरल पर्पज कंप्यूटर जो मल्टीपल ऑपरेशन को एक साथ कर सकते हैं, मेन फ्रेम आएगा, पीसी, लैपटॉप, ये सब उसका एग्जाम्पल है। एक स्पेशल पर्पस है, जैसे जिसमें आता है आपका सुपर कंप्यूटर जो आपका एयरक्राफ्ट सिस्टम, वोटिंग मशीन के लिए यूज होगा, है ना, जो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। यूज के आधार पे भी हम लोग कंप्यूटर को अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक पेन में ये इलेक्ट्रिक पेन इसमें यूज होता है, लिमिटेड इसका स्टोरेज होता है। पाम टॉप मतलब बहुत छोटा कंप्यूटर होता है, ठीक है, स्मॉल इनफ फॉर हैंड, हैंड में आप उसको ले जा सकते हैं। एक लैपटॉप तो आप जानते ही हो, ठीक है। फिर पर्सनल कंप्यूटर पीसी, है ना, जो आप यूज होता था, हम लोग लैब में, कंप्यूटर लैब में करते थे स्कूल के टाइम में, तो उसको पीसी बोलते थे, ठीक है। सिंगल उसको लोग यूज करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी उसमें यूज होता है, पूरा सीपीयू जो होता है एक सिंगल चिप में होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ग्राफिक्स में। एक होता है वर्क स्टेशन, ये पीसी से जो है फास्ट होगा, ये इंडिविजुअल या ग्रुप उसको यूज करते हैं, इसमें रैम ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होता है। ये सारा चीज़ें इंजीनियरिंग, ये सब एनिमेशन के लिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्लाइंट और सर्वर
मतलब क्या होता है, सर्वर मतलब क्या होता है, सर्वर मतलब जो नेटवर्क रिसोर्स को यूजर के लिए मैनेज करता है। इसमें अलग अलग सर्वर होता है, मतलब यूजर जो ये संसाधन को यूज कर रहा है वो सही तरीका से यूज कर पाए उसको सर्वर बोलते हैं, सर्वर उसको यू मैनेज करता है। एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर। मेल सर्वर का क्या काम है, यूजर को मदद करेगा मेल भेजने में। वर्चुअल सर्वर एप्लीकेशन की में फाइल सर्वर, क्लाइंट क्या होता है जो उस सर्वर को यूज कर रहा है। ठीक है, रिसीव सर्विस फ्रॉम सर्वर बाय रिक्वेस्ट और एक्सेस शेयर्ड रिसोर्स। तो सर्वर में जो चीज रखा हुआ है उसको अगर वो यूज कर लेता है जो व्यक्ति, उसको क्लाइंट बोला जाता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम का और भी फंडामेंटल पार्ट हार्डवेयर होता है, जो चीज़ आप टच कर पाओगे। ठीक है, जिसको फिजिकल जो भौतिक चीज़ होता है जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू। सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। डेटा आप समझते हो, कोई फैक्ट फिगर जो स्टोर होता है नंबर के रूप में, और यूजर जो उसको यूज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। मदरबोर्ड मेन आपका सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंसिपल सर्किट बोर्ड, जिसमें सीपीयू, रोम, रैम, बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का चिप होता है। ये बैकबोन होता है, जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो मदरबोर्ड में जुड़ा रहता है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, हार्डवेयर जिसको हम टच कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम प्रोग्रामिंग सिस्टम ये होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग ये सब, राइट। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर का जो कंपोनेंट है कि माउस को कनेक्ट हो रहा है नहीं, कीबोर्ड का, सबका अपना प्रोग्रामिंग होता है कनेक्ट होने का, तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो हार्डवेयर ऑपरेशन करता है, प्रोग्राम को रन करता है। इसको बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर हम देखेंगे अलग अलग टाइप, तो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एग्जांपल याद रखिएगा, विंडो एक्सपी, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको देखो, ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है जो, और कैसे सॉफ्टवेयर है ये आपका, कैसे सॉफ्टवेयर है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। यूटिलिटी प्रोग्राम ये मेंटेन करता है, जो अलग अलग रिसोर्स होते हैं उसको कंट्रोल मैनेज करता है, इसको सर्विस प्रोग्राम भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ये प्रोग्राम का एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर, डीफ्रैगमेंटर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसफर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जो कंप्यूटर का डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट होता है, तो वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए डिवाइस ड्राइवर है। ठीक है, राइट। और हर डिवाइस का अपना जो है स्पेसिफिक ड्राइवर होता है, जैसे सी डी रोम आप सी डी ड्राइवर में ही डालेंगे, डिस्प्ले ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर। ठीक है, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या था आपको पता है, कंप्यूटर मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था। ठीक है, क्लास नंबर जो इसके पहले हमने लिया था कंप्यूटर का, है ना। ठीक है, क्लास 6 और 7, राइट, राइट। तो उसमें हमने आपको बताया था ये सब के बारे में, राइट। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर जो है आपको एक ही लैंग्वेज समझता है। ठीक है, वो है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, 0 और 1 में जो होता है, बाइनरी में। तो असेंबलर क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और सभी एरर को लाइन नंबर के साथ दिखा देता है, जिसमें सी सी प्लस प्लस जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है, राइट। और उसमें कंपाइलर यूज होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है वो कन्वर्ट कर ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन करके करता है। जैसे पाइथन है, बेसिक है, रूब है, इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है। तो कंपाइलर एक साथ करता है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी कंप्यूटर में ऐप्स एप्लीकेशन यूज हो, चाहे वो एम एस ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, पेरोल सॉफ्टवेयर है, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कनेक्टिविटी सही से है या नहीं है, उसके लिए प्रोग्राम सेट करता है। ठीक है, ताकि आसानी से आप उसको इंस्टॉल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, रिमूव करना जो है वो आसान है। और बिना सिस्टम जो है, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो आपका एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना एप्लीकेशन का भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। ठीक है, सिस्टम आपका काम करेगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हार्डवेयर है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको मदद करता है कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेट करने में, आपके साथ कोऑर्डिनेट करने में। क्लियर है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या डेटा प्रोसेसिंग साइकिल देखेंगे तो सिंपल है, इनपुट होता है, फिर कंप्यूटर में उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर आपको आउटपुट देता है। ठीक है, क्लियर। फिर बाकी हमने इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में हमने जो है वो क्लास नंबर उसमें
6 और 7 में हमने बताया था अच्छे से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सीपीयू के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर में जो है इसका फुल फॉर्म है सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, ऑपरेशंस को, ठीक है। कौन सा सिग्नल कब भेजना है कब नहीं भेजना उसको कंट्रोल करेगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस जोड़ घटा एंड और नॉट ये सब। और मेमोरी यूनिट जो है वो जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम और ये सारा चीज़ होता है, हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया दोस्तों, तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक बार बस उसको समझ भी जाइएगा तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। रैम रोम सेकेंड, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। हार्ड ड्राइव ये सब हमने देख लिया है। मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब अभी एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। फिर कैश मेमोरी अलग अलग टाइप का होता है, ये हमने जो है क्लास नंबर 6-7 में देख लिया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे उसको हम अभी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। फिर माउस क्या होता है हमने देख लिया है, माउस का अलग अलग टाइप, ठीक है। जॉयस्टिक्स देखा है, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ये सब हमने देख लिया है। बारकोड रीडर ये सब हमने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस है ये सब, ठीक है। OCR, MICR, OMR, ठीक है, OMR जिसके द्वारा कॉपी चेक होता है, डिजिटाइजर, ये सब हमने आपको बताया है, ठीक है। टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैम, ये सब क्या है, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन ये सब। बाकी आउटपुट डिवाइस ये सब क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़े, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स हमने देखा है, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब हमने देख लिया है, ठीक, क्लियर। उसके बाद जो सीपीयू का कंपोनेंट हमने बताया, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होता है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा है पहले। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे आप यूजर है और ये हार्डवेयर, जैसे ये कीबोर्ड है और ये आप हैं, तो आपके और हार्डवेयर के बीच में, मतलब कीबोर्ड के बीच में जो इंटरफेस होता है, जो बीच का मीडियम होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोई भी फाइल को मैनेज करना, ठीक है, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस डिवाइस को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट को हैंडल करना, वो सब काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये सब लाइनक्स, आईओएस, क्रोम, डीओएस, मैकओस, मोजेव, ठीक है, विंडो, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग लेयर होता है, एक होता है कर्नल, मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेज, डिवाइस मैनेज, फाइल मैनेज, स्टोरेज मैनेज, यूजर इंटरफेस। मेन काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो है मेमोरी को मैनेज करना। मतलब जो भी कंप्यूटर में चीज़ मैनेज हो रहा है, चाहे वो मेमोरी है, स्पेस है, इनपुट आउटपुट, कौन सा काम किसको कब करना है, क्या करना है, सारा चीज़ वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सारा चीज़ करता है। एरर को भी डिटेक्ट करना, कौन सा काम किसको देना है, परफॉर्मेंस कंट्रोल, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेसर, मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन, सारा चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देखता है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करना, सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना, ये सारा चीज़ करता है, ठीक है। ये भी देखता है कि अभी कौन सा मेमोरी यूज हो रहा है, कितना कोई मेमोरी बचा हुआ है, ये सारा चीज़ वो करता है, ठीक है, क्लियर, मेमोरी मैनेज के रूप में। उसी तरह से ये प्रोसेसर मैनेजमेंट भी है, वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है काम करने के लिए, कब सा कौन सा काम करना है, कितना समय में करना है, क्या करना है, तो उसको प्रोसेसर मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं। सारा प्रोसेस को वो ट्रैक करता है और प्रोसेस का स्टेटस देखता है, फिर वो हैंडल भी उसको करता है। सीपीयू को कब कौन सा काम करना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। डिवाइस और फाइल मैनेजमेंट भी ये करता है, ठीक है। हार्डवेयर जो डिवाइस है और जो प्रोग्राम है वो ड्राइवर के द्वारा जो कनेक्ट होता है, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन का ये काम करता है, सभी इनपुट आउट डिवाइस को ट्रैक करता है कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारा चीज़ है। फिर ये फाइल को मैनेज करता है, ठीक है, फाइल का इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूज, एक्सेस परमिशन, तो ये सारा चीज़ वो देखता है। फिर स्टोरेज को देखता है वो, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारा चीज़। फिर सिक्योरिटी, ठीक है, ताकि कोई अनऑथराइज तरीका से, आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर पास सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर या पासवर्ड गलत डाला जाता है, तो तुरंत आपको वार्निंग दे देता है, या फिर ये बोलता है कि ये फाइल रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ये अनऑथराइज यूजर, ऑथराइज्ड यूजर ही इसको यूज कर सकता है, बाकी लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अलग अलग जॉब देता है, सीपीयू का टाइम डिसाइड करता है, इनपुट आउटपुट यूज, मेमोरी यूसेज, बहुत सारा काम। मतलब समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है कंप्यूटर एक चीज़ भी नहीं कर पाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एरर डिटेक्शन, कोई गलतियाँ हो गया तो उसको ढूंढना, उसको यूज सही करना, वो सारा चीज़ें करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सारा चीज़ें। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग टाइप होता है, एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों।
तो एक बार आप रीड कीजिएगा, सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, देखो कंप्यूटर में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको हो जाएगा। सिंपल सिंपल भाषा में पढ़ना है, जो चीज़ समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है रट लेना है। क्योंकि देखो ये ईपीएफओ का जो एग्जाम, इसमें कोई मेंस वेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको रट के याद करके जैसे भी करके आपको इस एग्जाम को निकालना है, ठीक है। बस याद रखिए, आपको रटना पड़े रटो, समझना पड़े समझो, जो करना है करो, आपको याद एग्जाम को निकालना है, ठीक है। इसलिए हम उसी एंगल से आपको पढ़ा रहे हैं भाई, आपको सफलता दिलाना है। इसमें कोई पंडिताई करने का जरूरत नहीं है, ये क्यों हुआ कैसे हुआ, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आता है रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें कोई डायरेक्ट यूजर और कंप्यूटर का इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो काम दिया जाता है वो बैच में दिया जाता है, मतलब पार्ट बाय पार्ट में दिया जाता है, ठीक है। और ऑपरेटर्स लोड एंड शेड्यूल जॉब, ठीक, जो इसको ऑपरेटर करता है, ऑपरेटर वो लोड करता है और शेड्यूल जॉब को शेड्यूल करता है। और अर्ली मेन फ्रेम में ये यूज होती है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें यूज होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ऑटोमेट जॉब, एक ऑटोमेटिक जो जॉब जो है चलते रहता है, एक बार जॉब डिसाइड होता है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। इसमें यूजर डिसाइड नहीं करता है, समझ में आ रहा है, अपने आप सारा चीज़ कंटिन्यू होते रहता है, मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है कि कोई यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है, आउटपुट भी डिले हो सकता है क्योंकि वो अपने हिसाब से काम हो रहा है। और सीपीयू कभी कभी हो सकता है कि वो बेकार पड़ा रहे, ठीक है, क्योंकि अपने अपने होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें टाइम का शेयर होगा, ठीक है। सीपीयू का टाइम दिया जाएगा, सीपीयू का टाइम देता है, मल्टीपल यूजर जो है प्रोसेस इसमें होता है एक ही साथ, ठीक है। और हर प्रोसेस को टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, जैसे यूनिक्स है, ठीक है। इससे क्या होगा, सीपीयू का टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा, रिस्पॉन्स टाइम भी ठीक होगा और इंटरेक्टिव सिस्टम भी ये बनेगा। डिसएडवांटेज यही है कि उतना ज़्यादा रिलायबल ये नहीं होता है और डेटा कम्युनिकेशन इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बहुत सारा प्रोग्राम इसमें एक साथ हो सकता है, ठीक है। सीपीयू स्विच करता है एक प्रोग्राम से नेक्स्ट प्रोग्राम, मान लीजिए एक प्रोग्राम से इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा है तो उतना वेट नहीं करेगा, उसका वेट भी करेगा, साथ ही साथ कोई और प्रोग्राम को भी शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें भी सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, लेकिन इसमें वेटिंग टाइम होता है ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग होगा, लेकिन सीपीयू का अच्छे से यूज होगा। मल्टी प्रोसेसिंग में दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक साथ यूज होता है, शेयर करता है, मतलब दो सीपीयू इसमें जुड़ा होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इससे क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा, रिलायबिलिटी भी रहेगा, हर प्रोसेस जो है अलग अलग काम कर सकता है एक साथ, परफॉर्मेंस ठीक ठाक होता है। सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। रियल टाइम में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो ये सब आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। ये सिंगल सिस्टम के जैसा यूजर को दिखता है, मल्टी प्रोसेसर इसमें होता है और नेटवर्क के द्वारा वो जुटा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो, ठीक है। उसका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही यूजर इसको यूज कर पाएगा और कोई यूज नहीं कर पाएगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक। जैसे विंडो 95 है, विंडो एक्सपी है, मल्टीपल प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हो लेकिन यूजर एक ही होगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में होता है, ठीक है, लैन और यूएन से चलता है। ये फाइल और प्रिंटर शेयरिंग, मतलब इसमें प्रिंटर शेयर होता है, जैसे कि एक प्रिंटर है उसको बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज़ है, राइट। फिर एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे स्मार्टफोन में, टैबलेट में यूज होता है, ठीक है। फिर एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वो डिवाइस में ही जुड़ा होता है, जैसे कोई गाड़ी में लगा हुआ है, फिक्स है वो अप्लायंसेस में, ठीक है। उसका मेमोरी कम होता है, लिमिटेड सीपीयू होता है, ठीक। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रियल टाइम में जो है वो डेटा को प्रोसेसिंग करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। कंट्रोल सिस्टम मेडिकल और इंडस्ट्री डिफेंस में ये सब रियल टाइम यूज होता है। एग्जाम्पल आपका ये है। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। हार्ड में क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें आपको डेडलाइन दिया जाता है कि इतने समय में वो कंप्लीट होगा, अगर नहीं होगा तो वो जो है काम आगे नहीं करेगा। फेल्यूर नॉट टॉलरेटेड, मतलब अगर नहीं कर पाए तो उसको सहन नहीं करेगा कोई। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता है, ये आपका रोबोट में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में यूज होता है। फिक्स चीज़ में कर आपको चीज वो करना है, कोई इसका वर्चुअल मेमोरी नहीं होगा। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, इसमें डेडलाइन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है कि हाँ ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आगे करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया, साइमुलेशन और वीआर और रोबोटिक्स, ठीक है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, इसमें डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटा को बनाते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मतलब वापस लेते हैं और उसको मैनेज किया जाता है स्ट्रक्चर फॉर्म में, संरचनात्मक तरीका से। मल्टीपल यूजर जो है डेटा को एक साथ यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। और ये इसका फंक्शन है, देख लीजिएगा, सिंपल है। हम लोग बचपन में भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सब पढ़ते आ रहे हैं,
कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन वही होगा, मैनेज करोगे तो थोड़ा खर्चा वर्चा भी पड़ेगा, बैकअप रखना पड़ेगा, ओवरहेड और खर्चा वर्चा ये सब है। डेटाबेस मैनेजमेंट में हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, डेटा आता है। बिना डेटा का तो डेटा नहीं मैनेज होगा। प्रोसीजर्स कुछ होगा, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज होना पड़ेगा, एसक्यूएल, यूजर्स, ये सारा चीज़ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ शब्दावली होता है, टर्मिनोलॉजी से। डेटाबेस क्या होता है? डेटा का कलेक्शंस। टेबल क्या होता है? रो एंड कॉलम होता है जिसमें। फील्ड क्या होता है? हर इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट को हम लोग फील्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड, एक टेबल में जो रो होता है, जो सिंगल एंटिटी को दिखाता है, प्राइमरी की है क्या, फॉरेन की, ये सब आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर डेटा का अलग अलग मॉडल होता है। एक हायरकियल मॉडल, हायरकी मतलब पेड़ के जैसा, इसमें स्ट्रक्चर होता है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। एक पेरेंट बहुत सारे एक पेरेंट का बहुत सारा बच्चा हो सकता है, लेकिन चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। वो जैसे फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। नेटवर्क मॉडल में जो डेटा होते हैं वो नोड के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में, पॉइंटर के रूप में जुड़े होते हैं। देखो ये सारा चीज़ जो है, हम कंप्यूटर में कोई पीएचडी नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिक आपको इंजीनियर है, ठीक है, वो भी आपका टेक्निकल ग्राउंड का। तो कंप्यूटर साइंस हमने नहीं किया कि आपको ये डिटेल में हम उतना बता पाएँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो मेन फोकस है वो इस एग्जाम को निकालना है, ठीक है। बाकी आपको बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, जितना हमसे एफर्ट है वो हम कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कंप्यूटर में आप बोलिएगा कि सर नेटवर्क मॉडल को हम डिटेल में बताइए या ये वो, तो ना तो आपको काम का चीज़ है, ना मेरे को उतना आता है। जो क्लियर कट है, ईमानदारी से चीज़, ऑनेस्टी से हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हमारा और आपका मेन फोकस क्या है? मेरा मेन फोकस है कि आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाना, ठीक है। और आपका मेन फोकस क्या है? कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसमें ये क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्या हुआ, वो सब कोई काम का नहीं है। ना तो कभी पूछेगा, ना तो कभी आपको जानना है, ठीक है। राइट, हमें एक दो क्वेश्चन के पीछे अपना दिमाग नहीं खपाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बस एक बार अब देख लीजिए, जितना याद होता है ठीक है, जितना याद नहीं होता है ठीक है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। बस इतना कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस एग्जाम में जो है, पूरा गेम कॉन्फिडेंस का होता है। अब ये सोचेंगे कि अरे यार कंप्यूटर में हमने तो 40 पेज ही पढ़ा, बाकी लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। जितना चीज़ पढ़ाया आपको जाएगा, ठीक है, 30 अक्टूबर तक अगर आप उतना अच्छे से अगर कर लेंगे तो आपका ईपीएफओ एग्जाम 101% निकल जाएगा, ठीक है। ये आप सेलेक्टेड ऑफिसर के अंडर में पढ़ रहे हैं, ये कोई आप अलुआ फलुआ के टीचर के अंडर में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप उतना कॉन्फिडेंस रखिए, जितना चीज़ हमने आपको पढ़ा रहे हैं उतना आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन आपको खुद पे और हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट पे विश्वास करके इसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, पीडीएफ को और जो क्लास को, ठीक है। राइट, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, जो डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करता है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको मल्टीमीडिया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, ठीक है। प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या, अल्टरनेट की, ये सब आप देख लीजिएगा। एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल एक लैंग्वेज होता है, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है कमांड का। डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट अल्टर ड्रॉप। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। डीसीएल, डेटा को कंट्रोल करने का भाषा, जैसे ग्रांट है, रिवोक है, ये सब कमांड है। कमांड मतलब होता है जैसे कि आप क्रिएट कमांड देंगे तो वो डेटा को क्रिएट कर देगा। आप इंसर्ट देंगे तो आप डेटा कुछ इंसर्ट कर सकते, डाल सकते बीच में। ग्रांट कर देंगे तो कोई परमिशन आप दे रहे हो। रिवोक मतलब परमिशन आप खत्म कर रहे हो। बस ऐसे सिंपल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी होता है। हम ही लोग, कंप्यूटर कौन बनाया है? हम लोग बनाए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, खत्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। अब देखो डेटा कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ये सब हमने आपको क्लास नंबर 6 और 7 में पढ़ाया है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, डिटेल में आप देखिएगा उसको। गाइडेड, अनगाइडेड हमने बता दिया, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, बैंडविड्थ, एटेन्यूएशन, नॉइज, थ्रूपुट, लेटेंसी, बिल रेट, बॉड रेट, ये सब आपको सिंपल सिंपल लिखा है, पता चल जाएगा। जैसे बॉड रेट क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेज पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बार सिग्नल चेंज हो रहा है। बिट रेट, एक सेकंड में कितना बार बिट ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब स्पीड बताएगा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना बिट पर सेकंड या एमबीपीएस। एमबीपीएस क्या है? मेग, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, जो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्या क्या दिक्कत है। एक तो अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ रिडक्शन ओवर डिस्टेंस। जैसे जैसे आप जितना दूरी जाओगे, जैसे आपको यहाँ से यहाँ भेजना है कोई सिग्नल, तो जितना स्ट्रेंथ होगा आप यहाँ भेज दोगे, कम उतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक सिग्नल अगर भेजेंगे तो हो सकता है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ सिग्नल का मजबूती था वो यहाँ जाके वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि दूरी हो गया, उसको अटेन्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्नल स्ट्रेंथ रिडक्शन ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी पे बढ़ने पे जो सिग्नल स्ट्रेंथ में जो रिडक्शन होता है उसको अटेन्यूएशन बोला जाता है। डिस्टॉर्शन आप समझ रहे हैं, जब चैनल का प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप इसमें ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा सिग्नल को भेज रहे थे, लेकिन किसी भी कारण से ये ऑप्टिकल फाइबर यहाँ फटा हुआ है,
या फिर दूसरा ऑप्टिकल फाइबर का मतलब दूसरा मटेरियल यूज किए, तो चैनल का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो उसके कारण सिग्नल का जो शेप होगा, जो सिग्नल का क्या होगा, शेप जो होगा वो आपका चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो सिग्नल का शेप को चेंज करने के कारण जो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको क्वालिटी में डेटा के ट्रांसमिशन में, उसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। नॉइज तो आप समझते हैं हल्ला गुल्ला, ठीक है। ट्रांसमिशन रेट, किस रेट से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, इसको बीपीएस में नापते हैं, बिट्स पर सेकंड, 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब जब आप बहुत सारे सिग्नल को, मल्टीप्लेक्स आप समझते हो सिनेमा हॉल ये सब में होता है, जब सारा बहुत सारा सिग्नल को जब आप कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, और एक मीडियम में उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं एक ही साथ, तो उसको हम लोग मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को, अलग अलग सिग्नल को एक साथ आप भेज रहे हो एक मीडियम में। टीडीएम है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम स्लॉट डिजाइन टू, इसे हर सिग्नल को आप टाइम दिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक साथ मर्ज करके भेज रहे हो। वेवलेंथ में, ऑप्टिकल फाइबर में ये सब यूज होता है, ठीक है। फिर है स्विचिंग टेक्निक, अलग अलग स्विचिंग यूज होता है। एक होता है सर्किट स्विचिंग, ये सब याद देखिए, कम्युनिकेशन ये सब में यूज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग में पूरे मैसेज को स्टोर करके एक साथ भेज देते हैं। पैकेट स्विचिंग में मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे, जैसे ये खूब मैसेज को भेजना है, तो जब एक साथ भेज रहे हो तो मैसेज स्विचिंग। जब मैसेज को बड़ा, कोई मैसेज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहा है, ये सब डिफेंस विफेंस में ये सब यूज होता है ज़्यादा, ताकि अब कोई डेटा को, मान लो ये किसी को इतना सिग्नल मिल गया, बाकी नहीं मिला, तो पता नहीं कर पाएगा, है ना। तो डेटा को सिक्योर तरीके से भेजने के लिए, अब आपके पास बहुत बड़ा मैसेज है, उसको भेजने के लिए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और इंडिपेंडेंटली भेजते हैं उसको। इंटरनेट में ये यूज होता है। सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ पर हर कम्युनिकेशन का, हर संचार का एक डेडिकेटेड पाथ होगा, जैसे टेलीफोन है, ठीक है। बाकी फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में दोस्तों हम लोग क्लास नंबर 6 और 7 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लैन, मैन, मैन, फिर टोपोलॉजी के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा, एमसीक्यू भी हमने कराया था। फिर मॉडेम क्या होता है हमने देख लिया था, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में हमने देखा है, आईएसपी, आईपी एड्रेस, ये सब हमने देखा है, ठीक है, राइट। आईपी एड्रेस का ये फॉर्मेट थोड़ा याद रखेंगे, 192.168.1.1, ये IPv4 का है। आईपी एड्रेस V4 वर्जन 4 का है। वर्जन 6 का है, 128 बिट का होता है, 2001.0D.B.D.1, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। आपसे मान लो दे सकता है कि IPv4 का मान लीजिए दे दिया कि 4-5 ठो ऑप्शन की कौन सी इसमें सही है, तो आपको याद रखना है कि 3 के बाद एक डॉट है, फिर 2 के बाद एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, ठीक। और IPv4 में 4 के बाद डॉट है, याद रहेगा कि नहीं। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है पहले भी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज तरीका से जब डेटा चोरी होता है हैकिंग बोलते हैं। पीसिंग मतलब गलत कम्युनिकेशन करके डेटा को चुराना। रैंसम मतलब डेटा को चुराना लेकिन पैसा के लिए। साइबर स्टॉकिंग मतलब कंप्यूटर का यूज करके किसी को हरासमेंट करना। स्पूफिंग मतलब होता है जब आप जैसे कि मान लो इम्पर्सोनेट कर रहे हो, जैसे कि मान लो मोदी जी का फोटो है, उसका फोटो को आप यूज कर रहे हो और आप उसको दिखा रहे हो कि वह आप ही मोदी जी हो, समझ में आ रहा है ना। दूसरे का आइडेंटिटी को यूज करना। डेटा थ्रेट मतलब डेटा का चोरी करना। साइबर क्राइम कैसे रुकेगा, ये सारा चीज हमने देखा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, ठीक है, राइट। उसके बाद ये सब बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, बी दबाओगे तो बोल्ड होगा, आई दबाओगे तो इटैलिक टेढ़ा लिखा जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, यू से, एस से सेव होगा, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हमें नहीं लगता है उतना इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सेल आप समझते हैं, इस तरह से एक्सेल होता था, याद रख करिए, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम होता था, बचपन में हम लोग बनाते थे MS एक्सेल, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है चार्ट बनाने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है कि नहीं। कोई डेटा को एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है एनसीआरबी का, ठीक है, और आप उसका चाहते हैं कि इस डेटा का यूज करके कोई चार्ट बना दे कि कितना जो है विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है स्टेट के अनुसार। आपको कोई रॉ डेटा दिया हुआ है और आप इसका बनाना चाहते हैं चार्ट या ग्राफ, तो आप किसका यूज करोगे, MS एक्सेल का यूज करोगे, ठीक है। बचपन में ये सब करते थे, अब याद करो क्लास के टाइम को, आपको सब याद होगा, ठीक है। हम लोग पेंट में घर बनाने के अलावा भी बहुत सारा चीज किए हैं, है कि नहीं। पेंट वेंट में जो है, इसके अलावा हमने MS वर्ड पढ़ा है,
ठीक है, ये सब हम लोग बचपन में करते आ रहे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं ये सब हमारे लिए। क्या रे बाबू, समझ में आ रहा है ना? बस बोल्ड बनिए, पढ़ाई कीजिए एकदम दनादन, सब समझ में आएगा। ठीक है, एम एस एक्सेस ये सब हम लोग यूज करते ही थे। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप बोलिएगा इस क्लास के बाद कि सर इस पीडीएफ को हमको दोबारा से आप बता दीजिए, तो दोबारा क्लास ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप अपने लेवल पे इसको कोशिश कीजिए समझने का, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, राइट, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बहुत अच्छे से पीडीएफ बनाया गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, बहुत मेहनत लगा है बनाने में, तो आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। आपको मैंने बताया कंप्यूटर से जो है वो 5 क्वेश्चन आएगा मोटा मोटी। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी मैंने ज़्यादा ही बोला, 3 से 4 क्वेश्चन मान लो या 5 क्वेश्चन मान लो, मतलब 12.5 नंबर का। ठीक है, और जितना हमने आपको पढ़ाया उससे अब ये क्वेश्चन आसानी से 5 में से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 5 में से 5 क्वेश्चन अगर कोई बोल रहा है कि बन जाएगा, तो वो टीचर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो यूट्यूब वाला। ठीक है, जो सही है उसके बारे में सोचिए। आपका क्वेश्चन जो होगा 120 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 300 मार्क्स का। आपको 200 मार्क्स लाना है। 200 मार्क्स लाने के लिए आपको 120 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करना है काट पीट के 80 प्लस क्वेश्चंस, बस ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा, 15 क्वेश्चन आपको मैथ से आएगा, साइंस से लगभग आपको 15 क्वेश्चन आएगा। हम आपको ये भी बताएंगे। ठीक है, जब हम नवंबर में आपको एक वीडियो लाके 1 नवंबर से हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। डेली हम आपको वीडियो बता देंगे कि कौन कौन सा वीडियो जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको करना है प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, फिर आपको अकाउंटिंग से आपको समझ लीजिए कि 5 से 10 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशन से 5 से 10 क्वेश्चन, लेबर लॉ से 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक से मिला के आपको 40 क्वेश्चन के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और करंट अफेयर्स के आपका 20 क्वेश्चन के आसपास आएगा, बस यही सिलेबस है। और जीएस में आपको 40 क्वेश्चन मान के चलिए, 40 या 35 से 40, 35 to 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस आपको करना कुछ नहीं है, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ दे रहे हैं, उसका आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके चले जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और पीडीएफ को, क्लास नोट्स को, लेक्चर को बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और चिल्ड होके पढ़िए, प्रेशर होके नहीं पढ़ना है। अरे भाई बहुत पढ़ना है, अरे भाई बहुत पढ़ना नहीं। आपको जितना मेहनत करना है मेहनत करो, जितना ताबड़तोड़ मेहनत करना है मेहनत कीजिए, जितना पढ़ना है पढ़िए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। ठीक है, और स्ट्रेस तभी नहीं आएगा जब आपका सोर्स लिमिटेड होगा, जितना हम करा रहे हैं उतना कर लो। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कहीं से कुछ करना है तो कर लीजिए, लेकिन बेयर मिनिमम जो हम आपको, जिससे आपको सिलेक्शन होगा वो हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से होगा। बाकी आप कुछ भी करिए उससे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कंटेंट हम आपको जो दे रहे हैं वो पूरा फ़िल्टर करके दे रहे हैं, ना तो इसमें ज़्यादा तामझाम है, ना ज़्यादा कुछ है। ठीक है, इतना कर लो, आपका कट ऑफ, मेन चीज़ आपको रैंक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब में वही आपको एओईओ का पोस्ट है, एबीएफसी का पोस्ट है, आपका मेन फोकस है होना चाहिए भाई इस एग्ज़ाम को हमको निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको पीडीएफ रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्लास रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा क्लास नंबर 27 है। आपको अक्टूबर लास्ट तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 1 नवंबर से पूरा रगड़ के मेहनत करेंगे दोस्तों। ठीक है, कल जो आपका क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम लोग एक क्लास में आपको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ को कंप्लीट करेंगे एक क्लास में। हो सकता है क्लास 5 से 6 घंटे का हो तो हो, जितना आपको टाइम देना पड़ेगा। जीरो आई चैनल आपके लिए पूरा डेडिकेशन के साथ आपके पीछे लगा हुआ है। ठीक, आपको नहीं घबराना है, आप बस पढ़ते रहो दोस्तों। बाकी आप सिलेबस को कंप्लीट करने का जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दिए, आप मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। यही जीरो आई चैनल को स्टार्ट करने का हमारा एम्बिशन है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन विद कंटेंट, विद क्वालिटी कंटेंट, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए सिलेक्टेड ऑफिसर। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।